तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में, इस लाइव क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 10 हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी। मोलिक्यूलर सॉलिड का टाइप, कि मोलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से शुरू करते हैं इसको। पिछले क्लास में एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। सब कोई ध्यान से देखिएगा, टाइम पास नहीं करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, आणविक ठोस क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग पढ़े थे विद्यार्थी कि वैसे सॉलिड जिसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हों। पार्टिकल्स क्या हो बाबू? मॉलिक्यूल हो। तो जब किसी के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं तो उसी सॉलिड को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। पार्टिकल्स क्या हो बाबू? मॉलिक्यूल हो। यदि किसी सॉलिड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तब आपको बताया गया था सर, मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आज इसी के आधार पे पढ़ने वाले हैं हम लोग कि यदि अंदर पोलर मॉलिक्यूल रख दिया जाए तो कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा, और यदि अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया जाए तो कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। यही आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इसको बदल बदल करके कितने तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड बन सकता है, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस के प्रकार। आणविक ठोस के प्रकार। आणविक ठोस के प्रकार। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस के प्रकार। हम लोग देखेंगे कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। यही आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे देयर आर देयर आर थ्री टाइप्स देयर आर थ्री टाइप्स of molecular solid. There are three types of molecular solid. There are three types of molecular solid. आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। मतलब बाबू मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप का होगा? तीन टाइप का होगा। बाबू कौन कौन? तो एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है बाबू हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो तीनों को लिखेंगे और तीनों के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल यूज होते हैं, कौन कौन सा अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, तीनों का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि तीनों टाइप कौन कौन होता है। लिखेंगे सब कोई। एक नंबर में आता है बाबू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस।
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है। दूसरा होता है बाबू कॉन्सेप्ट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। और एक होता है बाबू हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको कहते हैं हिंदी में भाई हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो बताओ भाई कितना तरह का सॉलिड हो गया? 3 तरह का। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस जो होते हैं उसका टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। ठीक है। तो ये जो 3 गो है इसी तीनों को हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेट्स स्टार्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए शुरुआत करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, डालेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है एक लाइन में समझेंगे बाबू, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर हम आपसे क्या बोले थे? आपसे बोले हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यही चीज आपको समझना है कि यदि किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाए, यदि किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाए तो उसी मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक लाइन में आपको समझना है, एक लाइन में समझना है। यदि किसी मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाए तो उसी सॉलिड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन विद्यार्थी इसको समझिए कैसे, इसको आइए थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी कंटेनर के अंदर, किसी कंटेनर में, किसी पात्र में यहाँ पर ऐसे क्लोरीन गैस रख दिए। सपोज दैट क्लोरीन गैस रख दिए, किसी कंटेनर के अंदर हम क्लोरीन गैस रखे हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा सर पढ़ा रहे हैं सॉलिड, ले रहे हैं गैस। तो विद्यार्थी जो नॉन पोलर पोलर होता है ये सब रूम टेम्परेचर पर गैसे होता है। इस एनसीईआरटी बुक में जाके पढ़िएगा, इसके प्रॉपर्टीज में, इसके कैरेक्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड रूम टेम्परेचर पर गैस के रूप में ही पाए जाते हैं। एगो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है जो वोलेटाइल लिक्विड या तो सॉफ्ट सॉलिड के रूप में पाया जाता है। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि जो नॉन पोलर होता है वो होता है गैस है, उसको ठंडा करके सॉलिड बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं
हम लोग क्लोरीन गैस लिए हुए हैं। आपके मन में चल रहा है सर कितना लिए हुए हैं, कितना क्लोरीन गैस? तो चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 142 ग्राम क्लोरीन गैस है इसके अंदर। इसमें वजन कितना है क्लोरीन गैस का? 142 ग्राम है। अब जब क्लोरीन गैस की बात होगी तो क्लोरीन गैस नेचर में Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन गैस नेचर में Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। वह क्लोरीन गैस नेचर में Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो यदि हम ये बोले कि क्लोरीन गैस नेचर में Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करता है तो Cl2 का मास कितना होगा? तो क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो 2 क्लोरीन है तो कितना होगा? 71 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए इसका मोलर मास हो गया 71 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया? 71 ग्राम हो गया। खूब ध्यान से सुनिएगा, मोलर मास कितना हो गया? 71 ग्राम। और टोटल मास कितना लिए हैं? 142 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मोल निकालते हैं, इसमें क्लोरीन गैस कितना मोल है। तो टोटल मास हो गया 142 ग्राम और मोलर मास से भाग कर दिए तो 142 जो है 71 से 2 बार में कट जाएगा और ग्राम से ग्राम कट गया तो देखिए 2 मोल आ गया। इसका मतलब है कि इसमें जो 142 ग्राम क्लोरीन गैस रखे हुए हैं वह वजन में तो 142 ग्राम है लेकिन मोल में आएंगे तो 2 मोल है। अब जरा बात को समझिए, यहाँ पर रखा हुआ है 2 मोल क्लोरीन गैस। तो 2 मोल का मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं, सब आपको 11th में पढ़ना था कि 2 का मतलब 2 होता है। अब मोल का मतलब होता है, इस मोल शब्द का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। आप देख सकते हैं कि अगर हम 142 ग्राम क्लोरीन ले रहे हैं तो उस क्लोरीन का मात्रा 2 मोल है और 2 मोल का इतना मतलब इतना सारा क्लोरीन का पार्टिकल इसके अंदर है। फिर से एक बार बोलते हैं, फिर से समझिए। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग इसके अंदर 2 मोल 142 ग्राम क्लोरीन गैस रखते हैं तो वह 142 जो है जब संख्या में निकाला जाएगा तो 2 मोल होगा। और ये जो 2 मोल है इसको और हम सिंपल संख्या में कन्वर्ट करें तो इतना संख्या होगा। अर्थात 142 ग्राम क्लोरीन लेने का मतलब है कि उसमें Cl2 की संख्या 2 मोल आई है, यानी कि 2 मोल का मतलब इतना सारा इसमें Cl2 है। तो जब इतना सारा Cl2 है तो 2-3 को लिख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा Cl2 होगा, बहुत सारा Cl2 होगा। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी पदार्थ होता है वो एगो पार्टिकल से नहीं बना होता, बहुत सारे पार्टिकल से मिलाकर बना होता है। तो उसी तरह से जब आपका क्लोरीन गैस है वो एगो Cl2 से तो बना नहीं होगा, बहुत सारे Cl2 से बना होगा। तो अब आप खुद देख लीजिए इस क्लोरीन गैस का जो पार्टिकल है यह Cl2 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 है। और Cl2 क्या है? खूब खूब ध्यान से देखिएगा, Cl2 क्या है? तो Cl2 जो है दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cl और Cl का सेम है, तो आप Cl2 को कह सकते हैं नॉन पोलर। कृपया आज का क्लास करने से पहले कल और परसों का क्लास कर ले, यानी लेक्चर 10 से पहले 8 और 9 पढ़ के आए तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा उसी से कोरिलेट है, उसी से संबंधित है। क्या समझे बाबू कि Cl2 क्या है? Cl2 नॉन पोलर है इसलिए कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्लोरीन है इसके जो पार्टिकल्स अंदर दिख रहे हैं इस सब के सब पार्टिकल्स नॉन पोलर है। क्या है बाबू? नॉन पोलर है। तो इसी क्लोरीन को यदि आप गैस से सॉलिड के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए तो उसी सॉलिड को कहिएगा नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। क्यों? क्योंकि यह जो क्लोरीन है इसके जो पार्टिकल्स है ये सब नॉन पोलर मोलिक्यूल है। तो जब इसके पार्टिकल्स नॉन पोलर मोलिक्यूल हो गए तो जब यह सॉलिड बनेगा तो इसी सॉलिड को कहा जाएगा नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। अच्छे से चीज़ों को समझना है, ऐसे रफ टफ में भाग दिएगा तो पढ़ाई आपका अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं बाबू, कोई भी चीज़ को जितना अच्छा से समझ सकते हैं उतना पोटेंशियल लगाइए चीज़ों को समझने में। शॉर्टकट में मार के भागिएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड क्या है तो एक लाइन में बोलिएगा कि सर वैसा सॉलिड, हालांकि है गैस अभी, लेकिन इसको अगर हम कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा और कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा।
तो एक ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसा पार्टिकल्स, एक ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। सर आप बोलिएगा सर आपको कैसे पता चला कि पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? तो हम क्लोरीन गैस के मोलर मास से भाग के देखे हैं कि अंदर बहुत सारा क्लोरीन है, और बहुत सारा क्लोरीन है तो सब तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर इसलिए है कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो नॉन पोलर हो गया। कल पढ़ाए हुए थे कल के क्लास में, लेक्चर नंबर 9 में, आप देख के आइए। तो ये कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और इससे जो सॉलिड बनेगा वो कहलाएगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो एक लाइन में बोलना है बाबू, क्या चीज बोलना है? वैसे सॉलिड जिसके पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो उसी को कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसको पहले लिख लीजिए, फिर आपको हम एक लाइन और समझाएंगे। दोज सॉलिड whose particles are non-polar molecules. Those solid whose particles are non-polar molecules, then it is called non-polar molecular solid। इजी है बाबू टास्क, कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो तो उसी को कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन अब इसमें एक चीज समझना है हम लोग को। क्या समझना है? खूब ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये समझना है बाबू कि ये जो आपस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर बहुत सारे दिख रहे हैं, ये आपस में किसी न किसी फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, किसी न किसी बल के द्वारा बंधे होते हैं। किस बल के द्वारा बंधे होते हैं इसको भी चेक करना बहुत जरूरी है, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में किस बल के द्वारा बंधे होते हैं। आइए समझाते हैं। बड़ा कमजोर बल होता है, एक तरह से जबरदस्ती का बल होता है। समझा देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ध्यान देंगे। देखिए गौर से, मान लीजिए यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में किस फोर्स से बंधता है यही आपको समझाना है। आपको एक सर अंदर तो आप बहुत सारा मॉलिक्यूल बताया है, हाँ तो है बहुत सारा। एगो मॉलिक्यूल हुआ जिस दूसरे मॉलिक्यूल से जिस फोर्स से जुड़ेगा, आगे सब मॉलिक्यूल उसी फोर्स से न जुड़ेगा। तो आप दो का समझ लीजिए, सब पर वही लागू हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे कौन सा फोर्स लगेगा। देखिए Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, यहाँ भी Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड है। हम आपको बता रहे हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यह आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और यह भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल्स आपका नॉन पोलर है, और आपको चेक करना है कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा कैसे जुड़ते हैं। अब विद्यार्थी क्या है कि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो दोनों में से ना तो यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को यह आकर्षित करेगा। बात को समझिएगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो बाबू ना तो इसके ऊपर कोई प्लस माइनस आएगा, ना ही इसके ऊपर कोई प्लस माइनस आएगा, ना इसके ऊपर आएगा और ना इसके ऊपर आएगा। जब किसी के ऊपर प्लस माइनस नहीं आएगा तब क्या करें? तब क्या करें? जब किसी के ऊपर प्लस माइनस नहीं आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको खूब गौर से सुनिएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जब इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? जबरदस्ती कंप्रेस करके जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाबू देखो,
सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं जुड़ेंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण नहीं होगा। तो इसके लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपस में जुड़ना पड़ेगा। अब आप कहिएगा सर जुड़ेगा कब, जब प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो इसके ऊपर तो सर कोई प्लस माइनस है नहीं, तो अट्रैक्शन हम कैसे कराएं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच जबरदस्ती कंप्रेस करके दबा करके इन दोनों को जोड़ते हैं। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वह किसी प्लस माइनस के कारण नहीं लगता है, एक जबरदस्ती बनाया गया संबंध है। तो जब कोई संबंध आप जबरदस्ती बनाइएगा तो उस संबंध बहुत कमजोर होता है, बहुत दुर्बल होता है। इसीलिए इस फोर्स को हम लोग नाम रखते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्स। वीक डिस्पर्सन फोर्स या हिंदी में कहते हैं कमजोर या दुर्बल परिक्षेपण बल। दुर्बल परिक्षेपण बल या इसी का दूसरा नाम होता है बाबू लंदन फोर्स। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? लंदन फोर्स, या इसी को कहते हैं लंदन बल। क्या कहते हैं बाबू? लंदन बल। तो आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मोलिक्यूल एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, तो आप कहिएगा वीक डिस्पर्सन फोर्स, कमजोर परिक्षेपण बल, या फिर लंदन फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं। तो अगला पूछेगा कि जब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसके बीच अट्रैक्शन कैसे हुआ है, तो आप कहिएगा जबरदस्ती कंप्रेस करके एक साथ जोड़ा गया है, इसके बीच कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मोलिक्यूल्स एक दूसरे से वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और एक और बात देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और यह जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है यह डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा जुड़ रहा है। अर्थात हमारा डिस्पर्सन फोर्स जो है वो दो गो मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है। तो दो गो मॉलिक्यूल को जोड़ने के कारण इसका हम लोग बाबू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराणविक आकर्षण बल इसको हिंदी में कहते हैं। अगर कोई हिंदी लिखता होगा तो लिख लेगा अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपका जो लंदन फोर्स होता है या डिस्पर्सन फोर्स होता है वो किस तरह का बल है। तो याद रखिएगा कि दो गो मॉलिक्यूल को जोड़ता है, इसलिए इसको अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। अणु को जोड़ने वाले को कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। तो क्या कहिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, खूब ध्यान से सुनिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इसको लिख लीजिए, तब इसको नोट कीजिएगा। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इन दिस सॉलिड non-polar molecules are hold together, hold मतलब बंधा होना और together माने एक साथ, hold together by weak dispersion force, और लंदन फोर्स। वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, खूब ध्यान से रखिएगा। कह रहा बाबू कि ये जो सॉलिड है इसमें जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं।
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसका हिंदी हम लोग लिख लेते हैं और तब जो है इसका हम लोग नोट करेंगे एग्जाम्पल्स। वैसे आणविक ठोस, वैसे आणविक ठोस, ठोस जिसके घटक कण अध्रुवीय अणु हो, अध्रुवीय अणु हो, घटक कण अध्रुवीय अणु हो, तो तो उसे अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अगर घटक कण अध्रुवीय अणु हो तो उसी को हम लोग कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। लेकिन अध्रुवीय अणु किससे जुड़ेगा? तो डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स से जुड़ेगा। इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। इस ठोस में, इस ठोस में अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु एक दूसरे से, एक दूसरे से दुर्बल, दुर्बल परिक्षेपण बल, परिक्षेपण बल अथवा लंदन बल, लंदन बल के द्वारा, के द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर, सॉरी, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वह एक दूसरे से कमजोर परिक्षेपण बल या लंदन बल के द्वारा जुड़े होते हैं। इसको नोट कीजिए और फिर इसका एग्जाम्पल नोट करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल नोट कीजिए। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया ही, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए एगो को, जिसमें आपको ये क्लियर किया गया है बाबू कि कैसे एक दूसरे से ये लोग डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे H2, यह भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यह भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। और बाबू I2, यह भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यह भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। Br2, F2, Cl2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिख भी देते हैं Cl2, O2। इस सब विद्यार्थी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है। और लिख लीजिए N2, ETC लिख लीजिएगा। इस सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सब बाबू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। I2 को भी जुड़ना होगा, तो इसी तरह से II लिख करके और उसको वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के द्वारा हम लोग जोड़ेंगे। तेजी से इसको नोट कर लीजिए।
जल्दी से नोट कर लीजिए फास्ट। अब ये हम आपको पढ़ा रहे थे नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड में हमेशा याद रखिएगा, नॉन पोलर मोलिक्यूल जो भी होगा वो सब नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा। ये दिमाग में आपको बैठा के रखना है। अब इसका कुछ कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर हम करा देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में पोलर पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर होता है बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए इसका कैरेक्टर पढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी का छूट गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। आइए कैरेक्टर पढ़ते हैं। लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर molecular solid। characteristics of non-polar molecular solid। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषताएं। अध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषताएं, इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर होता है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए और पहला कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे कि पहला कैरेक्टर ये क्या होता है। तेजी से हेडिंग डाल दीजिए, अध्रुवीय आणविक ठोस की विशेषताएं। नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड के कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं इसी को हम लोग देखने वाले हैं। पहला कैरेक्टर, ये जितना सॉलिड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना सॉलिड आपको दिख रहा है कि बाबू H2 हाइड्रोजन गैस होता है, I2 एगो सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, F2 गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये जितना सॉलिड होता है यह सॉलिड ऐसे नहीं होता है, इसको कूल करके ठंडा करके सॉलिड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो ये गैस रहता है और नहीं तो ये लिक्विड रहता है। तो हम लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, यह नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड जो है सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो गैस अथवा लिक्विड के अवस्था में पाया जाता है। तो लिखिए पहला, इसका पहला कैरेक्टर, these solid are found in either liquid or gaseous state, at room temperature। रूम टेम्परेचर का मतलब कमरे का ताप माने सामान्य ताप, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है विद्यार्थी, चलिए इसको हिंदी में भी किसी को लिखना है तो लिख लेंगे, सामान्य ताप पर ये ठोस या तो द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, या तो द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, या तो द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सा सॉलिड बाबू? तो यह नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यह सामान्य ताप पर अगर हम बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो या तो ये लिक्विड होगा नहीं तो ये गैस होगा। जब इसको ठंडा करेंगे तब सॉलिड बनेगा, और चूंकि नॉन पोलर मोलिक्यूल से बना हुआ है इसीलिए इसको हम नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा कैरेक्टर देखते हैं,
इसका दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं है, इसमें किसी तरह का प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है ना विद्यार्थी, तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, तो यह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो जाएगा। और दूसरी बात कि यह सब लिक्विड या सॉलिड है, तो यदि लिक्विड या सॉलिड है तो छुएंगे हाथ से जब इसको, इस सॉफ्ट लगेगा। तो दो बात हमें भी सीखे कि छूने में सॉफ्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा, इट इज सॉफ्ट टू टच, सॉफ्ट टू टच एंड बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ electricity. It is soft to touch and bad conductor of electricity. चलिए इसको हिंदी में यदि आपको लिखना है, इसका हिंदी हम लिखा देते हैं। यह ठोस, यह ठोस छूने में मुलायम, छूने में मुलायम एवं विद्युत के, विद्युत के, यह ठोस छूने में मुलायम एवं विद्युत के बैड कंडक्टर का हिंदी होता है कुचालक। विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है बाबू। अब आइए खूब ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज ये जाने, यह मुलायम इसलिए है छूने में क्योंकि ये गैस या लिक्विड है। और दूसरा चीज, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो जाएगा। और सबसे लास्ट, ध्यान से देखिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स है, एक नामे में लगा हुआ है विक, ये बहुत कमजोर फोर्स होता है। तो जब इसको पिघलाने जाएंगे तो ये तो पहले से लिक्विड या गैस है, तो इसको पिघलाने में हमको एनर्जी 9 के बराबर देना होगा। क्योंकि जब बीच का संबंध कमजोर हो, जब रिश्ता कमजोर हो, तो तोड़ने में एनर्जी कम खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं इसका अगर बॉन्ड कमजोर है, वीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत कम होगा। खाली कम नहीं होगा, बहुत बहुत कम होगा। तो इसीलिए कहेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वेरी लो होगा, ताकि इसका फोर्स से बहुत कमजोर है। तो इसका तीसरा कैरेक्टर लिख लीजिए। इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। वैसे भी हम लोग सॉलिड और लिक्विड को, सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो लिक्विड और लिक्विड बनता है, पहले से लिक्विड गैस है, तो इसको क्या मेल्ट कीजिएगा। तो इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़े। यह था हमारा नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड के बारे में कैरेक्टर। और इसमें किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पोलर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसा रहा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो चीज़ें इस पे याद रखिएगा, नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर मोलिक्यूल से बना होता है, और नॉन पोलर मोलिक्यूल एक दूसरे से वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, और यह फोर्स दो मोलिक्यूल को जोड़ता है, इसलिए इसको इंटर मोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जो बहुत कमजोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए।